डेफिनेशन कोई बता सकता है क्या? हाँ बोलो। Drowning means water or fluid go in the air passage. ठीक है, बढ़िया। तुम Oxygen is blocked of air leaving through such sounds. थोड़ा सा बोलो, जोर से बोलो। अगर एयर पे ब्लॉक हो जाएगा किसी भी सब्सटेंस के कारण तो सफोकेशन होगा। तो उसको डूबना बोलेंगे थोड़े। कोई अगर पार्टिकल्स एयर में अटक गया है, ऑब्स्ट्रक्ट कर गया है एयर को, तो उस केस में भी तो सफोकेशन फील होगा। तो डूबना भी इसमें क्या अंतर है? ड्राउनिंग का मतलब ड्राउनिंग का मतलब सिर्फ डूबना नहीं होता। ठीक है, ड्राउनिंग का डिफिनेशन में ही होता है सबमर्जन ऑफ द वाटर। ठीक है, पानी में व्यक्ति अंदर गया, पानी को इनहेल किया, फेफड़ा में पानी गया, उसके साथ लंग में पानी जाएगा, तो उसके कारण क्या होगा, एयरवे का जो एक्सचेंज था वो ब्लॉकेज कर जाएगा फेफड़े के अंदर में, लंग्स के अंदर में। ठीक है, तो उस कंडीशन में सफोकेशन फील होगा। सफोकेशन फील होगा तो कैसे क्यों सफोकेशन क्यों फील करता है? बॉडी को तो ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, हर बॉडी के ऑर्गन को ऑक्सीजन चाहिए। अब पानी एल्विलाई में चला गया है, लंग्स में चला गया है, तो सरफेस को जो एल्विलाई का सरफेस है उसको तो पानी घेर के रखा हुआ है, तो एयर का एक्सचेंज कैसे होगा? नहीं हो सकता। तो उस कंडीशन में सफोकेशन फील होगा, हाइपोक्सिया कंडीशन डेवलप होगा, एस्फाइजिया डेवलप होगा। एस्फाइजिया को हम लोग सफोकेशन बोलते हैं। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। तो इसका डेफिनेशन था मेनली रूप से ड्राउनिंग का कि रेस्पिरेटरी इम्पेयरमेंट, रेस्पिरेटरी इम्पेयरमेंट ड्यू टू रेस्पिरेटरी इम्पेयरमेंट ड्यू टू किसके कारण? सबमर्शन ऑफ वाटर। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? ड्राउनिंग। अगर दूसरे केस में हम लोग ड्राउनिंग का डिफिनेशन बोले तो उसको बोल सकते हैं कि ड्राउनिंग इज अ फॉर्म ऑफ एस्फाइजियल डेथ। ठीक है, सफोकेशन के कारण जो डेथ हो रहा है वो ड्यू टू एस्पिरेशन ऑफ फ्लूइड इनटू द एयर पैसेज। ठीक है, बाय इमर्शन ऑफ द बॉडी इन द वाटर और एनी लिक्विड। जरूरी नहीं है कि पानी में ही डूबने से किसी को मौत हो। वो अगर तेल का डब्बा है, बहुत बड़ा टैंक है, उसमें अगर डूब गया तो उसमें भी मौत हो सकती है। तो ये था डिफिनेशन। क्या था डिफिनेशन? एक चीज और यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, नियर ड्राउनिंग। ड्राउनिंग और नियर ड्राउनिंग। इसमें ड्राउनिंग में क्या होता है, पेशेंट जो होता है वो विद इन 24 आवर डेथ करेगा। ठीक है, जैसे ही पानी में डूबा 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, मतलब 24 घंटा के अंदर में वो डेथ कर रहा है, तो उसको हम लोग ड्राउनिंग बोलते हैं। ठीक है, नियर ड्राउनिंग में क्या होता है कि उसमें भी पानी लंग्स के अंदर में नहीं जाता है, लेकिन एयर पैसेज में जरूर जाता है। ठीक है, एयर पैसेज में ट्रैकिया में पानी चला जाता है, तो उस कंडीशन से भी डेथ होने का बहुत सारे चांसेस होते हैं। हो सकता है उस पानी को बाहर निकाल दें, ट्रैकिया में जो पानी गया है उसको हम बाहर निकाल लें और व्यक्ति को बचा लें, लेकिन उसके कारण भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस बॉडी में डेवलप होंगे। जितना देर पानी रहेगा उसके कारण क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी होगी बॉडी में, तो उसके कारण बहुत सारे बॉडी ऑर्गन्स काम करना बंद करेंगे, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आएंगे। तो उस कंडीशन में अगर व्यक्ति जी गया है 24 घंटा तक, उसके बाद अगर व्यक्ति डी कर रहा है, डेथ कर रहा है, तो उस कंडीशन को हम लोग नियर ड्राउनिंग बोलते हैं। ठीक है, तो इसका हम लोग बोलते हैं पेशेंट नियरली डाइड, मरा नहीं है लेकिन मरने का सामान हो गया। ठीक है, अनकॉन्शियस हो गया फ्रॉम ड्राउनिंग। ठीक है, अच्छा एक चीज और थोड़ा बता देना हमको कि व्यक्ति को डूबने के लिए क्या पूरा बॉडी को डुबाना जरूरी है पानी में? एक कहावत हम लोग सुनते हैं कि चुल्लू भर पानी में डूब मरो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। तो बस हमारे नोज और माउथ दो चीज डूबना चाहिए। ठीक है, तो उस कंडीशन में भी क्या हो सकता है, ड्राउनिंग का केस देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब हम लोग स्टेजेस की बात करते हैं। तो स्टेजेस में हम लोग देखते हैं 5 स्टेजेस होता है ड्राउनिंग का। व्यक्ति ऐसा थोड़े है कि पानी में गया और तुरंत मर जाएगा, ऐसा तो नहीं है।
पानी में तुरंत गया और तुरंत स्पॉट डेथ हो गया, कुछ देर तो सर्वाइव करेगा तो पानी के अंदर। तो वो कौन कौन से स्टेज से गुजरता है व्यक्ति पानी के अंदर में, वो हम लोग देखते हैं। पहले तो तैर के बाहर निकलने का कोशिश करेगा, ठीक है, बाहर नहीं निकल पाएगा तो पानी के अंदर भी रह पाएगा। तो उस कंडीशन में कौन कौन सा स्टेज जाते हैं? पहला स्टेज है स्टेज ऑफ सरप्राइज। सबको दिख रहा है? स्टेज ऑफ सरप्राइज 5 से 10 सेकंड का एक ड्यूरेशन होता है। स्टेज ऑफ सरप्राइज में क्या है, इसमें व्यक्ति जैसे ही पानी में गिरा, हो सकता है कि किसी ने धक्का दिया हो या फिर किसी कारणवश से वो फिसल के गिर गया हो, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, व्यक्ति सडन एक नए एनवायरनमेंट में जा रहा है, तो उसके अंदर पैनिक सिचुएशन डेवलप होगा, सरप्राइज फील करेगा। ये ड्यूरेशन जो होता है 5 से 10 सेकंड का होता है, ठीक है। अब जैसे सरप्राइज पैनिक होगा व्यक्ति, दूसरा स्टेज डेवलप होगा, वो होगा हमारा स्टेज ऑफ फर्स्ट रेस्पिरेटरी अरेस्ट। जैसे ही वो पैनिक होगा, वो सांस लेने में उसको प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, सफोकेशन फील होगा। तो ये जो मिनट है, इसका ड्यूरेशन जो है 1 से 2 मिनट का है। सबको उधर भी दिख रहा है ना पीछे, ठीक है। ये दूसरा स्टेज हुआ, रेस्पिरेटरी अरेस्ट होगा। पहला बार सांस को रोकने का भी कोशिश करेगा खुद से भी वॉलंटरली, पानी के अंदर है तो, ताकि एयर में जो वाटर होगा पैसेज में न जाए। तीसरा जो स्टेज है, अब बहुत देर तक पानी को रोक लिया, स्टेज ऑफ डीप रेस्पिरेशन, ठीक है। स्टेज ऑफ डीप रेस्पिरेशन, अब पानी ये 1 से 2 मिनट तक हो सकता है वो अपने सांस को रोक लिया वॉलंटरली, ठीक है, लेकिन ज्यादा देर तो रोक नहीं सकता है। अब उसके अंदर, उसके बॉडी के अंदर में क्या होगा, एयर हंगर डेवलप होगा, ऑक्सीजन की कमी होगी, तो जोर जोर से सांस लेने की कोशिश करेगा। अब जैसे ही सांस लिया, फिर क्या हो जाएगा उसके अंदर में, पानी के अंदर में अगर सांस लेने की कोशिश कर रहा तो क्या होगा, स्टेज ऑफ सेकेंड रेस्पिरेटरी अरेस्ट, ठीक है। इसका भी ड्यूरेशन 1 मिनट का ही होता है, ठीक है। इसका भी ड्यूरेशन 1 मिनट का होता है। वो फिर से 1 मिनट तक जो लंग्स है वो इन्वायरमेंट को समझेगा, पानी अंदर गया है तो कि लेना है कि नहीं लेना, सांस तब तक रुका रहेगा। फिर वो बॉडी में फिर से एयर हंगर डेवलप करेगा। जैसे ही रेस्पिरेटरी अरेस्ट करेगा, ऑक्सीजन का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा बॉडी के अंदर में, तो एयर हंगर डेवलप करेगा। एयर हंगर डेवलप करेगा तो फिर से क्या होगा, सांस लेने की फिर से कोशिश करेगा। लेकिन अब जो है वो सांस लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो सांस ले नहीं पा रहा है, ठीक है। तो उस स्टेज में 5वां जो स्टेज है, स्टेज ऑफ टर्मिनल गैस्पिंग। सांस लेने की कोशिश करेगा, ठीक है, लेकिन सांस नहीं ले पाएगा, फिर भी वो कोशिश तो करेगा ना। तो यहाँ पे जो रेस्पिरेटरी रेट होगा वो इरेगुलर हो जाएगा। रेस्पिरेशन का जो रेट था वो इरेगुलर, कभी रुकेगा कभी सांस लेगा, कोशिश करेगा। तो इसी को हम लोग टर्मिनल गैस्पिंग बोल रहे हैं, ठीक है। अंतिम अवस्था में जब गैस्पिंग होता है, सफोकेशन होती है, दम घुटना जिसको बोल रहे हैं, तो इसको हम लोग बोले हैं क्या, टर्मिनल गैस्पिंग। इसके बाद पेशेंट क्या होगा, धीरे धीरे डेथ कर जाएगा, ठीक है। ये 5 स्टेज थे ड्राउनिंग का। कोई दिक्कत, आगे बढ़े। अब हम लोग देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में हम लोग देखते हैं, सबसे पहले पैथोफिजियोलॉजी किसको बोलते हैं, किन्हीं को पता?
कोई कॉजेटिव एजेंट है, कोई भी XYZ, वो डिजीज कंडीशन को कैसे कॉज करता है, वो पूरा पाथवे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले पेशेंट जो है वो फॉल करेगा पानी के अंदर में, फॉल इन वाटर, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, दिख रहा है ना, शायद और पढ़ा दो। फॉल इन वाटर, पर्सन क्या करेगा, पानी के अंदर में गिरेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, वॉलंटरी ब्रीदिंग, होल्डिंग, खुद से कोशिश करेगा कि सांस को रोक ले, हम जितना देर रोक पाए पानी के अंदर में, सांस को रोकने की कोशिश करेगा। फिर से वही चीज, एयर हंगर इंक्रीज कर जाएगा, इंक्रीज, एयर हंगर, ठीक है। बॉडी के अंदर में एयर हंगर बढ़ जाएगा, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, ठीक है। उस कंडीशन में क्या होगा, इनवॉलेंटरी रेस्पिरेशन शुरू होगा, ठीक है। तो उसको हम यहाँ पे बोल रहे हैं रिफ्लेक्स रिफ्लेक्स इंस्पायरेटरी इफेक्ट, ठीक है। सांस इनवॉलेंटरी लेना शुरू होगा। अब सांस इनवॉलेंटरी लेना शुरू होगा तो फिर क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा, अगर सांस इनवॉलेंटरी ले रहा है पानी के अंदर में, तो फिर वही यार पानी कहाँ जाएगा, तो वाटर इंटर इन लंग्स, ठीक है। अब वाटर जो है लंग्स में इंटर हो गया, तो उसके बाद क्या होगा, सांस लेने में फिर से प्रॉब्लम होगी, सफोकेशन फील होगा, सफोकेशन फील होगा, और लास्टली क्या होगा, डेथ हो जाएगा, ठीक है, पेशेंट का। ये पैथोफिजियोलॉजी है, कैसे पानी में गिरने से व्यक्ति को डेथ हो रहा है, पानी में गिरने से लेकर के डेथ तक का पूरा सफर, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, पैथोफिजियोलॉजी। समझ में आया, पैथोफिजियोलॉजी जी। बोल, पर्सन कहाँ गिर रहा है, पानी के अंदर, ठीक है। पानी के अंदर गिर रहा है तो उसके अंदर में क्या हो रहा है, पेशेंट क्या कोशिश करेगा, पानी के अंदर में सांस लेने की कोशिश करेगा, क्या नहीं करेगा, कोशिश कैसे करेगा, यू सिया कैसे कोशिश करेगा, हाँ तू बोल रहा है, ब्रीदिंग होल्डिंग करने का, हाँ ब्रीदिंग को होल्ड करने का कोशिश करेगा वॉलंटरी खुद से। अब अगर बैठ जाओ, अब अगर पानी सांस को रोकने की कोशिश करेगा, कितना देर रोक पाएगा, 1 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट। उसके बाद उसके अंदर में बॉडी के अंदर में एयर हंगर इंक्रीज करेगा, ऑक्सीजन की कमी होगी, तो अब जो है इनवॉलेंटरी सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा और इनवॉलेंटरी इंस्पायरेटरी इफेक्ट शो करेगा, सांस को अंदर लेने की कोशिश करेगा, इनवॉलेंटरी रूप से वहां पे उसका बस नहीं चलेगा। अब ये सांस ले लिया, तो सांस लेने के पानी के अंदर है ना, तो पानी अगर सांस लेता है तो एयर की जगह क्या जाएगा अंदर, वाटर जाएगा, एयर की जगह वाटर जा रहा है, तो फिर से ब्लॉकेज कॉज करेगा, ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करेगा, एयर का एक्सचेंज हो पाएगा क्या, उसमें नहीं हो पाएगा। उसके बाद क्या होगा बॉडी में, सफोकेशन, और सफोकेशन से फिर लास्ट क्या होगा, डेथ होगा। समझ में आया, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं टाइप पर, ठीक है। एक इन्हीं को नोट करना है क्या, टाइप हम लोग देखते हैं। टाइप हम लोग देख रहे हैं क्या, 2 टाइप होता है मेनली से,
पहला होता है टिपिकल ड्राइंग, ठीक है। टिपिकल ड्राइंग को हम लोग वेट ड्राइंग बोलते हैं। टिपिकल क्यों बोल रहे हैं? एक और होता है इसमें एटिपिकल। एटिपिकल, टिपिकल और एटिपिकल ड्राइंग, ठीक है। टिपिकल ड्राइंग हम लोग वेट ड्राइंग भी बोल रहे हैं, वेट ड्राइंग। इसके अंदर भी दो टाइप होता है। पहला होता है फ्रेश वाटर, पहले होता है फ्रेश वाटर ड्राइंग और दूसरा सी वाटर ड्राइंग, ठीक है। दूसरा में हम लोग देखते हैं एटिपिकल में, सबको एक्सप्लेन करेंगे अभी, ठीक है। पहले हम ये नोट डाउन कर लेते हैं। यहाँ पे पहला होता है ड्राई ड्राउनिंग, ड्राई ड्राउनिंग। दूसरा होता है इमर्शन सिंड्रोम। सिंड्रोम किसको बोलते हैं पता है? इमर्शन सिंड्रोम को भी हम लोग और एक और नाम से जानते हैं, हाइड्रोक्यूशन, ठीक है। और तीसरा होता है सेकेंडरी ड्राउनिंग, मार्कर चलने का सेकेंडरी ड्राउनिंग। इसी को ही हम लोग एक और नाम से जानते हैं नियर ड्राउनिंग, जो कि हम लोग इनिशियली अभी डिस्कस किए थे, ठीक है। नियर ड्राउनिंग। टिपिकल और एटिपिकल क्यों बोल रहे हैं? दिख रहा है ना इस पे? टिपिकल और एटिपिकल क्यों बोल रहे हैं? एक है कि अगर पानी के अंदर में जाता है तो हम क्या उम्मीद लगाएंगे? पानी लंग्स में अंदर जाएगा तो उसी को हम लोग जो हम एक्सपेक्ट करते हैं वही रिजल्ट आता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं टिपिकल। अगर हम जिस जो उम्मीद लगाए रखे हैं वो वही उम्मीद आता है, वही रिजल्ट आता है हमारा फाइनली, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमन चीज है टिपिकल। एटिपिकल मैंने अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आ रहा है, जो हम सोच रहे थे उसको हो नहीं रहा है। देखो यहाँ पे ड्राई ड्राउनिंग, वेट ड्राउनिंग और ड्राई ड्राउनिंग। लंग्स के अंदर में पानी जाएगा, वेट ड्राउनिंग, ठीक है। और लंग्स में पानी नहीं गया, एयर पैसेज में ही कहीं रह गया पानी, तो ड्राई ड्राउनिंग, ठीक है। फ्रेश वाटर और सी वाटर का क्या यहाँ पे कंडीशन है? कोई बता सकता है क्या? फ्रेश वाटर और सी वाटर दोनों तो वाटर ही, कंसंट्रेशन का मामला है, कंसंट्रेशन का मामला है। किसमें कंसंट्रेशन ज्यादा होगा? कौन सा क्या चीज का कंसंट्रेशन बढ़ता है? सॉल्ट का, ठीक है। उसका और हम डिटेल में बात करेंगे कैसे कैसे दोनों में कॉज करता है। दूसरा है एटिपिकल का टाइप। एटिपिकल के टाइप में ड्राउनिंग, ड्राई ड्राउनिंग, इमर्शन सिंड्रोम, हाइड्रोक्यूशन, उसी को बोल रहे हैं इमर्शन सिंड्रोम को, और सेकेंडरी ड्राउनिंग या नियर ड्राउनिंग, ठीक है। सेकेंडरी ड्राउनिंग और नियर ड्राउनिंग में एक चीज हम लोग को ध्यान रखना है कि यहाँ पेशेंट जो होता है वो पानी के अंदर जाने से मरता नहीं है, पानी को बाहर निकाल दिया जाता है लंग्स से। पानी के अंदर जाने से बहुत सारे बॉडी में कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होते हैं, उन कॉम्प्लिकेशंस के चलते लास्ट में पेशेंट डेथ करता है, ठीक है। तो ये था, हम एक एक करके सारा टाइप्स को देखते हैं कैसे हर टाइप में कॉज करता है डिजीज को, डेथ को, ठीक है। तो एटिपिकल का पहले हम लोग क्या देखेंगे? हम लोग कितना बजे से शुरू किए थे क्लास? 10-15 ना? 10-8। सबसे पहले हम लोग देखते हैं फ्रेश वाटर ड्राउनिंग, ठीक है। फ्रेश वाटर ड्राउनिंग शॉर्ट में लिख देते हैं, ठीक है, इतना लॉन्ग नहीं लिखेंगे, समझ जाइएगा आपको। फ्रेश वाटर ड्राउनिंग तो FWD लिखेंगे, ठीक है। सी वाटर को SWD लिखेंगे शॉर्ट में।
तो ध्यान रखिएगा शॉर्टकट। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दिख रहा है क्या साफ? जूम कहाँ से? दिख रहा है? यहाँ पे लोग देखते हैं फ्रेश वाटर में, ठीक है। पहले व्यक्ति क्या है, पानी के अंदर में फिर यहाँ भी जाएगा, पौंड तालाब जो भी है, नदी, ये सारे जिनमें अगर पेशेंट गिरा, या फिर छोटे बच्चों के केस में बच्चा बाथटब में गिर गया, कोई देखने वाला नहीं, तो सबसे पहले क्या होगा, सांस लेने के जो पेशेंट पहले बताए थे, सांस लेने की कोशिश करेगा अंदर में, एयर अगर डेवलप हो तो वाटर कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा, ठीक है। उसके बाद वाटर जब लंग्स में गया तो लंग्स में एल्विलाई में जाएगा, सीधा लंग्स के एल्विलाई में जाएगा, एल्विलाई से सीधा क्या होता है, ब्लड कैपिलरीज कनेक्टेड होते हैं वहां पे, तभी तो एयर का एक्सचेंज होता है ना, एयर का एक्सचेंज वही होता है ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ होता है, लंग्स के एल्विलाई के पास में ही, ठीक है। तो यहाँ पे लंग्स के अंदर में एल्विलाई के अंदर में पानी है और ब्लड कैपिलरीज उसके जस्ट बगल में हो, उसमें ब्लड है, तो कंसंट्रेशन किसका ज्यादा होगा, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ब्लड में ज्यादा होगा कि लंग्स में ज्यादा होगा, फ्रेश वाटर के कंपैरिजन में जो ब्लड वेसल्स में ब्लड का जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा होता है सॉल्यूट का। तो यहाँ पे पानी कहाँ से जाएगा, लंग्स से क्या बोलते हैं, ब्लड वेसल में जाएगा या फिर ब्लड वेसल से लंग्स में जाएगा, कहाँ जाएगा, एल्विलाई से सीधा लंग्स से कहाँ जाएगा, ब्लड वेसल। ब्लड वेसल्स में ब्लड पार्टिकल्स होते हैं, तो वो सीधा सीधा क्या होंगे, हीमोडाइलेशन होगा, डाइल्यूट कर जाएगा ब्लड। अब ब्लड डाइल्यूट करेगा तो उसके सारे जो सेल्स होंगे वो धीरे धीरे फूलना शुरू करेंगे, पानी के प्रेजेंस में पानी अपने अंदर ऑब्जॉर्ब करेंगे और फूलेंगे, और लास्ट में क्या हो जाएगा, फिर बस्ट कर जाएगा, हीमोडाइलिसिस हो जाएगा, ठीक है, टूट जाएगा, लास्ट में सेल क्या होगा, रप्चर कर जाएगा। तो हीमोडाइलिसिस होगा तो एक कंडीशन यहाँ होता है, आरबीसी के अंदर में क्या होता है, पोटेशियम, तो जैसे ही बाहर निकलेगा ब्लड में कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, क्या बोल सकते हैं, पोटेशियम का, पोटेशियम बढ़ जाएगा ना ब्लड के अंदर में, आरबीसी से बाहर निकल रहा है। अब ये पोटेशियम कहाँ जाएगा, हार्ट तक जाएगा, ब्लड के थ्रू, ब्लड के थ्रू हार्ट में जा रहा है, तो इसका ये क्या करेगा, कार्डियक के फंक्शन को रिड्यूस करता है। क्या जो पोटेशियम है उसका फंक्शन है कार्डियक के मसल्स को वीक करेगा, पैरालाइज भी कर सकता है, और कार्डियक एरिथमिया का कॉज करेगा, हार्ट रेट इरेगुलर कर देगा, ठीक है। इसका नेगेटिव इफेक्ट होता है, समझ में आया, पैरालाइज कर देगा हार्ट के जो मसल्स है, मायोकार्डियल मसल जो है या फिर हार्ट के जो भी जितने भी मसल्स है सबको क्या करेगा, जमा जा जाएगा, पैरालाइज करेगा। और भी अभी पैरालाइज करेगा तो धीरे धीरे क्या होगा, हार्ट काम करना बंद करेगा कि नहीं करेगा, तो कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा। कार्डियक अरेस्ट हुआ तो ब्लड का सप्लाई बॉडी में कम होगा, ब्लड का सप्लाई कम होगा तो ब्लड बहुत सारी चीजों को पहुंचाता है, ऑक्सीजन को भी पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, नहीं मिल पाएगा बॉडी सेल्स को, तो बॉडी सेल्स धीरे धीरे डी करेंगे और सीधे फिर क्या कॉज करेगा, पेशेंट भी डेथ में चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दो चीजें हो रही थी, इस डायग्राम के माध्यम से हम समझाना कोशिश कर रहे हैं ये चीज कि यहाँ पे तो समझ में आएगा, ब्लड अंदर वाटर जो है लंग से ब्लड कैपिलरीज में जा रहा है, ब्लड कैपिलरीज में जा रहा है, तो दो चीजें हो रही थी, हीमोडाइलेशन हो रहा था पहले, हीमोडाइलेशन, और हीमोडाइलेशन के चलते ही यहाँ पे क्या हो रहा था, आरबीसी रप्चर कर रहा था, आरबीसी रप्चर करके पोटेशियम आयन रिलीज कर रहा था,
तो हाइपरकैलेमिया से ब्रेडिकार्डिया से कार्डियक अरेस्ट डेथ। दूसरे कंडीशन में क्या होगा, एक तो ये कर ही रहा है, इसके साथ में क्या होगा, हेमोडायलेशन होगा तो ब्लड कैपिलरीज के अंदर में कंसंट्रेशन क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तो ये ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, यही ब्लड वॉल्यूम हार्ट तक जाएगा, हार्ट में जाएगा ना, पूरे बॉडी से ब्लड घूम करके लास्ट में कहां जाता है, हार्ट में जाता है। यहाँ तो लंग से सीधा हार्ट में जाएगा, ऑक्सीजनेटेड करके पल्मोनरी वेन के थ्रू ना, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू फिर क्या जाएगा, हार्ट में जाएगा। तो वहां पे क्योंकि हार्ट का कैपेसिटी लिमिटेड है, पानी बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया ब्लड का, तो ये हार्ट जो है ओवरलोड फील करेगा, हार्ट ओवरलोड फील करेगा तो अच्छे से काम कर पाएगा क्या, तो वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन इरेगुलर काम करना शुरू करेगा, ठीक है। अब इरेगुलर काम करेगा, वहां से भी क्या होगा, अच्छे से ब्लड पूरे बॉडी में पंप नहीं हो पाएगा, अब पूरे बॉडी में पंप नहीं होगा तो फिर हाइपोक्सिया कंडीशन डेवलप होगा, एस्फाइजिया होगा और लास्टली डेथ हो जाएगा, ठीक है। ये था हमारा फ्रेश वाटर ड्राउनिंग। अब सी वाटर ड्राउनिंग में हम जो देखते हैं, सी वाटर ड्राउनिंग, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या, फिर से समुद्र के पानी में अगर व्यक्ति कोई गिरता है, ठीक है, जिसको तैरना नहीं आता है, पानी में गिर गया, यहाँ तक तो सब समझ रहे हैं, वाटर एल्यूलाई के अंदर में जाएगा, लंग्स के अंदर में जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पे हम लोग कंसंट्रेशन की मामला देखेंगे, तो एल्यूलाई में ज्यादा होगा कि ब्लड में ज्यादा होगा, तो हम लोग जनरली देखते हैं सी वाटर का जो कंसंट्रेशन होता है, सी वाटर में चूंकि NaCl FgCl2 बहुत ज्यादा मात्रा में साल्ट प्रेजेंट होते हैं, तो उस कंडीशन में ब्लड से कंसंट्रेशन जो है एल्यूलाई के जो वाटर है उसमें ज्यादा हो जाता है। अब यहाँ पे ब्लड के अंदर में भी तो पानी होता है ना, तो ब्लड के अंदर से जो पानी है वो बाहर निकल के कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा, तो लंग्स में जाएगा तो ब्लड का कंसंट्रेशन क्या होगा, कम होगा, तो हीमो कंसंट्रेशन बोलो इसको, ठीक है। ब्लड का कंसंट्रेशन कम हो गया कि ज्यादा हो गया, डाइल्यूट होता है तो कम होता है, ठीक है। ब्लड कंसंट्रेशन बढ़ेगा ना, यहाँ पे ब्लड से पानी बाहर जा रहा है तो ब्लड का कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा, और ब्लड जो था वो लंग्स में जा रहा है तो यहाँ पे क्या काज करेगा, पल्मोनरी एडिमा। अब पल्मोनरी एडिमा, लंग्स में पूरा और पानी आ गया, उस कंडीशन में क्या अच्छे से लंग्स काम कर पाएगा, नहीं काम कर पाएगा, ठीक करेगा, नहीं काम करेगा तो क्या उसको बोल रहा, तो अब रेस्पिरेटरी फेलियर होगा तो उसके बाद क्या होगा, सफोकेशन फिर होगा ही, सफोकेशन से लास्ट में क्या होगा, डेथ हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत, यहाँ पे एक चीज और होता है, यहाँ पे इस फिगर के माध्यम से समझिएगा, एक चीज और बताइएगा, फ्रेश वाटर में वहां पे क्या हो रहा था, लास्टली कार्डियक अरेस्ट हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, लंग्स में दिक्कत आ रही है, वहां पे हार्ट में दिक्कत आ रहा है, ठीक है। इस फिगर के माध्यम से क्लियर दिख रहा है साफ साफ। अब सी वाटर का जो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे, जो सॉल्यूट्स होंगे, जैसे सोडियम प्लस या मैग्नीशियम 2 प्लस, तो ये सारी चीजें सी वाटर में ज्यादा होंगे, तो ये डिफ्यूज करेंगे कहां जाएंगे, ब्लड कैपिलरीज में जाएंगे, ब्लड कैपिलरीज में जाएंगे, ये सी वाटर से लंग से कहां जाएगा, ब्लड कैपिलरी, पल्मोनरी जो कैपिलरी है उसके अंदर में जाएगा, वहां पे जाएगा तो वहां पे क्या होगा, हाइपरनाइट्रेमिया किसको बोलते हैं, सोडियम की मात्रा इंक्रीज करेगा, उसको क्या बोलेंगे, इसका भी नेगेटिव इफेक्ट होता है हार्ट पे, ब्रेडिकार्डिया कॉज करेगा, इधर से ब्रेडिकार्डिया भी कॉज कर रहा है, यहां से लास्टली, ठीक है। तो ये था टिपिकल, पानी अंदर जा रहा था ना एल्यूलाई के तक, लेकिन अब हम लोग जो देख रहे हैं ये टिपिकल में देख रहे हैं, ठीक है। ये टिपिकल में हम लोग देख रहे हैं ड्राई ड्राउनिंग, ठीक है। ड्राई ड्राउनिंग में क्या है, वाटर डज नॉट रीच अप टू द लंग्स, पानी जो है लंग्स तक नहीं पहुंच रहा है, लेकिन एयर
एयर पैसेज में जा रहा है, एयर पैसेज में कौन आ सकता है? लैरिंग्स आ सकता है, ठीक है, और ट्रैकिया भी आ सकता है, ब्रोंकियोल आ सकते हैं, ठीक है, ब्रोंकियास, ये सारे चीज आएंगे एयर पैसेज में। तो इन रास्तों में आकर के पानी रुक जाता है, लंग्स तक नहीं जा पाता है, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोल रहे हैं? ड्राई ड्राउनिंग, ठीक है, ड्राई ड्राउनिंग। यहाँ पे हम लोग समझ गए ना, पानी से कहाँ जाता है? एयरवे तक जाता है, एयर पैसेज में जाता है, लंग्स में जाता है। वाटर इंटर इन द एयरवे और लैरिंग्स। अब वाटर जैसे ही लैरिंग्स में या एयरवे में जाएगा, रिफ्लेक्स एक्शन शो करेगा लैरिंग्स भी, और जो एयर वे है, एयर पैसेज जो भी है, ट्रैकिया, लैरिंग्स, वो रिफ्लेक्स एक्शन को शो करेगा। जैसे ही लैरिंग्स में जाएगा वहीं रिफ्लेक्स एक्शन को शो करेगा। पानी जैसे ही लैरिंग्स में, पानी लैरिंग्स का रास्ता वो पानी का नहीं ना है, वो तो हवा का है। तो उस कंडीशन में क्या होगा? देखेगा अननोन चीज हमारे अंदर इंटर कर रहा है, तो यहाँ पे रिफ्लेक्स एक्शन शो करेगा। अब ये क्या होगा? जकड़न आ जाएगी लैरिंग्स के अंदर में, लैरिंग्स सिकुड़ जाएगा। अब लैरिंग्स बंद हो गया, सिकुड़ा मतलब बंद हो गया, जटिल हो गया, जकड़न आ गई। उस कंडीशन में क्या एयर पैसेज हो पाएगा? क्या नहीं हो पाएगा। अगर एयर पैसेज नहीं हो पाएगा, लास्ट में क्या होगा? एस्फाइक्सिया होगा, सफोकेशन होगा, क्या होगा? डेथ। समझ गए ड्राई ड्राउनिंग? कोई दिक्कत इसमें? टिपिकल में कोई दिक्कत? इमर्शन सिंड्रोम, हाइड्रोक्यूशन, ठीक है। यहाँ पे पानी नहीं गिरता है, लेकिन यहाँ पे जरूरी नहीं है कि लंग्स के अंदर में पानी जाए, ठीक है। लंग्स के अंदर में एयर पैसेज में पानी जाए ऐसा कोई जरूरत नहीं है, जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है। यहाँ पे कोल्ड वाटर में पानी, जो पर्सन है वो कोल्ड वाटर में गिरता है। अगर पर्सन कोल्ड वाटर के अंदर में जा रहा है, वो पानी बहुत ठंडा है, उसके अंदर में अगर गिर गया, या फिर उसके अंदर में डुबकी लगा के स्नान भी कर रहा है, उस कंडीशन में क्या होगा? जो तैरने वाला उसके अंदर में तो पानी नहीं जाएगा, एयर पैसेज में पानी नहीं जाएगा, लेकिन उसके साथ ही क्या होगा? स्टिमुलेट द नर्व इन फ्रॉम सरफेसेस, ठीक है। इमर्शन सिंड्रोम पढ़ रहा है ना, बहुत सारे सिम्टम्स यहाँ से डेवलप होंगे। तो हम यहाँ पर सिर्फ पैथोफिजियोलॉजी इसका बता रहे हैं कि कैसे ये कॉज करता है। देखो पानी कोल्ड वाटर में गिरा, कोल्ड वाटर दिख रहा है, ये कोल्ड वाटर में गिरा पर्सन, वहां से क्या हो गया? बॉडी के जो सरफेसेस हैं स्किन के, उसमें भी नर्व सिस्टम जो सप्लाई है ना, वो स्टिमुलेट होंगे बॉडी सरफेस पे। अब नीड्स टू गूस बम्प, गूस बम्प, गूस बम्प का मतलब क्या होता है? क्या होता है गूस बम्प? रोंगटा खड़ा हो जाएगा, ठीक है। जो भी एयर फॉलिकल्स होंगे स्किन के ऊपर में, वो सीधा रिएक्ट हो जाएंगे। अब गूस बम्प हुआ, उसके बाद क्या होगा? स्टिमुलेशन ऑफ द वैगस नर्व। वैगस नर्व का सप्लाई पूरे बॉडी में ही है, सबसे लॉन्गेस्ट बोन माना जाता है, 10th पेरिनियल नर्व होता है ना, पता होगा आपको। तो बॉडी सरफेसेस के अंदर भी है, तो गूस बम्प क्या स्टिमुलेट करेगा? स्टिमुलेशन ऑफ। अब वैगस नर्व का नेगेटिव इफेक्ट है, पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट क्या किसमें? हार्ट पे। तो ब्रेडिकार्डिया कॉज करेगा, ब्रेडिकार्डिया से क्या होगा? लास्टली डेथ। ये समझ गए? नियर ड्राउनिंग, इसी को हम लोग स्टार्टिंग में डिस्कस किए थे ना, सेकेंडरी ड्राउनिंग या नियर ड्राउनिंग। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? विक्टिम डाई ड्यू टू कॉम्प्लिकेशन, ठीक है, नॉट फॉर सफोकेशन। सफोकेशन के यहाँ चलते मौत नहीं हो रही है, पानी अंदर गया उसके चलते बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन डेवलप है, उसके चलते जो मौत हो रही है नियर ड्राउनिंग, ठीक है।
सर्वाइवल पीरियड क्या है इसका? 24 आवर और उससे ज्यादा। कॉम्प्लिकेशंस कौन कौन सा डेवलप हो सकता है? पानी बॉडी के अंदर हो सकता है, वो पीले पानी को पी भी सकता है ना, अंदर जाएगा तो बॉडी के अंदर अगर पानी जाएगा तो इलेक्ट्रोलाइट का क्या होगा? इम्बैलेंस होगा। उसके साथ ही क्या हो सकता है, पानी में जितना देर डूबा रहेगा लैक ऑफ ऑक्सीजन होगा, हाइपोक्सिया होगा। अगर हाइपोक्सिया होगा तो हार्ट के जो मसल्स हैं, हार्ट को भी तो ऑक्सीजन की जरूरत है ना, हार्ट मसल्स को, हार्ट को अच्छे से पंप करने के लिए। तो हार्ट अच्छे से पंप नहीं कर पाएगा ब्लड को, तो पंप नहीं कर पाएगा तो क्या होगा? रिड्यूस ब्लड फ्लो, इस्चेमिया का कॉज करेगा। अब इस्चेमिया कॉज करेगा, उसके साथ ही एक और चीज क्या होगा, अगर लंग्स में पानी चला गया हो, जरूरी नहीं है चला गया हो तब पल्मोनरी एडिमा का भी कॉज करेगा। ठीक है, एस्पिरेशन न्यूमोनाइटिस, अगर पानी जो जिस पानी में डूबा वो पानी इन्फेक्टेड हो, जरूरी तो नहीं है बाहर में स्टेराइल वाटर हो, इन्फेक्टेड ही वाटर होता है, जो भी पॉन्ड वगैरह का या रिवर का जो भी पानी होता है वो लंग्स के अंदर में गया है तो न्यूमोनाइटिस भी कॉज कर सकता है। ठीक है, और क्या है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस जो होते हैं इनके चलते, अगर और भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं, बहुत कम लिए हैं, 6-7 को 5-6 को एग्जांपल लिए हैं, और भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होते हैं। तो इन सारे कॉम्प्लिकेशन के चलते अगर पेशेंट लास्टली फाइनली डेथ करता है 24 आवर के बाद, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नियर ड्राउनिंग या सेकेंडरी ड्राउनिंग। तो आई थिंक ये टाइप था, सब लोग समझ गए। एसिड का मात्रा बढ़ जाना बॉडी में, ठीक है। कागज हम लोग देखते हैं ड्राइंग का, काउजेस ऑफ ड्राइंग, ठीक है। अब अलग अलग एज ग्रुप में अलग अलग कॉज भी हो सकता है, ठीक है। बुढ़ापों के वृद्ध लोगों के लिए अलग कॉज हो सकता है, बच्चों के लिए अलग कॉज हो सकता है। अगर बच्चे को ठीक से केयर नहीं करे, 1 साल का बच्चा कोई है या 1 साल के अंदर का जो बच्चा है, घर में लोग केयर करते हैं, उसको अच्छे से देखभाल करते हैं ना, इसलिए करते हैं ताकि वो कहीं गिर ना जाए या कुछ उस पर गिर ना जाए या कोई कॉम्प्लिकेशन उसके अंदर कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, इसके लिए उसको अच्छे से केयर करते हैं ना बच्चे को। अब अगर कोई केयरलेसनेस पेरेंट हुआ, वो बच्चा को छोड़ दिया, बाथरूम में टब में पानी भरा हुआ था, बच्चा चलते चलते बाथरूम में गया, टब में किस तरह से वो झुका, बाथ टब जो था उसके अंदर में गिर गया, पानी भरा हुआ था, क्या होगा? ड्राउनिंग हो जाएगा। हाउस होल्ड जो बकेट्स होते हैं, बाल्टी होते हैं, उसके अंदर में पानी रहता है भरा हुआ, बहुत जगह पे बाथरूम में कुछ लोग पानी भर के रख देते हैं, अगर उसमें जाकर बच्चा गिर गया तो भी ड्राउनिंग का केस हो सकता है। बच्चा को तो तैरने आता नहीं है। दूसरा है चिल्ड्रेन 1 to 4 ईयर एज ग्रुप, 1 से 4 साल के एज ग्रुप के जो बच्चे होंगे, ये जो उसके नजदीक में जो भी बहुत दूर तो बच्चे 1 साल से 4 साल तक घर से बाहर नहीं जा सकते हैं, बहुत दूर तक आस-पास ही घर के बाहर में खेलते रहते हैं, यही होता है ना। अब मान लीजिए कि आस-पास में ही कोई तालाब है, कोई नदी गुजरा है, वहां से कोई नाली है, ठीक है। इरिगेशन डिसीज का मतलब सिंचाई नाली जो क्रॉस करती है घर के बगल से, यदि जो भी सिंचाई नाली होती है उसी को बोल रहे हैं इरिगेशन डिसीज। नजदीक में जो कोई पुल है, ठीक है, मान लीजिए स्विमिंग पूल है, पॉन्ड्स है, रिवर है, कैनाल है, ये घर के पास भी होते, पास में भी होते हैं, घर के बहुत जगह पे क्या होता है, गेट से ही गुजरता है। जैसे ही शहर में क्या होता है, नाली पास किया जाता है ना, गेट दरवाजे से नाली निकाल दिया जाता है ना घर का, तो अगर उसमें गिर गया बच्चा 1 से 4 साल का, उसको तो तैरना नहीं आता, पानी ज्यादा है, क्या कर जाएगा? फाइनली डेथ होगा, पानी में गिरा था। स्कूल एज चिल्ड्रन जो है वो बहुत ज्यादा शरारती टाइप के होते हैं। बच्चे जो होते हैं स्कूल एज में क्या होते हैं? शरारती हैं, तरह तरह की एक्टिविटी
करना जानते हैं और तरह का एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, अगर बच्चा स्विमिंग कर रहा है, कहीं गया उसको स्विमिंग करने का मन है, कूद गया, तैरने नहीं आ रहा है, वो एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहा है कि हम तैर के देखते हैं। ठीक है, उसका कॉम्प्लिकेशन उसको पता नहीं है कि उसका आगे क्या ड्रॉबैक होगा, कूद गया पानी में, स्विमिंग करने की कोशिश कर रहा है, तैरने आ ही नहीं रहा है, पानी डूबा हुआ है, क्या करेगा फाइनली, डूब जाएगा। नेचुरल रिजर्वायर उसी को बोल रहे हैं, जैसे पॉन्ड्स हो गया, लेक हो गया, रिवर हो गया, कैनाल हो गया। ठीक है, तो इन सभी में भी कूद सकता है, स्विमिंग पूल में भी कूद सकता है, बोटिंग एक्टिविटीज कर रहा है। बच्चा जो है स्कूल एज में वो चाहता है कि हम थोड़ा नाव भी चला ले अपने से, कोशिश करता है। अब वो किसी तरह से नाव पलट गया, तैरने तो आ नहीं रहा उसको, फाइनली क्या करेगा, डी कर जाएगा। एडोलेसेंस, ये जो एज ग्रुप है, इसमें अगर रेशियो देखें मेल और फीमेल का, तो मेल चाइल्ड होते हैं ज्यादातर घर के बाहर ही घूमते रहते हैं दिन भर। फीमेल चाइल्ड जो होते हैं एज में जो होते हैं बच्चे, वो जो लड़कियां होती है वो घर के अंदर ज्यादा रहना पसंद करती है, लेकिन लड़के क्या घर के अंदर रह पाते हैं क्या, नहीं, उनको कहीं नदी में नहाना है, कहीं नाले में नहाना है, कहीं स्विमिंग पूल में जाकर नहा लेना है। तो इनका जो रेशियो है इस एज ग्रुप में डी करने का, ड्रॉनिंग का, वो 10:1 है। ठीक है, लड़कों थोड़ा सावधान हो जाना, देख रहा ना रेशियो 10:1। अगर एक लड़की डेथ करे तो वहां पे क्या 10 लड़का ड्रॉनिंग का शिकार हो रहा है, तो थोड़ा बच जाना। ठीक है, यहाँ तो भी नेचुरल रिजर्वायर में जाकर के कूद के नहा सकते हैं, तैरने नहीं आ रहा है डूब जाएगा। स्विमिंग पूल में जाकर तैर सकते हैं, तैरने की कोशिश करेगा, पानी उसमें डूबा हुआ है तो क्या होगा फाइनली, या कोई धक्का दे दिया अचानक सा, ठीक है, एक्सीडेंटली गिर सकता है, हो सकता है उसको सीजर आ सकता है, उस टाइम में गिर सकता है। सीजर में तो समझता है सब, मिर्गी, हम लोग जो देहाती भाषा में क्या बोलते हैं उसको, मिर्गी। अंडरलाइंग कंडीशन यहाँ पाई गया इपिलेप्सी। ठीक है, ये एडोलेसेंट स्टेज का था, एज ग्रुप का, ये सारे कॉजेस थे। नेचुरल रिजर्वायर में गिर सकता है या स्विमिंग पूल में गिर सकता है। अंडरलाइंग कंडीशन है किसी पेशेंट के साथ, जैसे कोई उसके डिजीज कंडीशन है जैसे इपिलेप्सी, उसको कब मिर्गी आएगा, कब उसको सीजर का शिकार हुआ पेशेंट, कोई पता थोड़ा जाता है किसी को। कैसे पानी के अंदर में गया, उसको तैरने भी आता है मान लेते हैं किसी कुछ क्षण के लिए, पानी के अंदर गया वहीं भी उसको सीजर आ गया, तो उस कंडीशन में क्या वो बच पाएगा, नहीं बच पाएगा। ठीक है, इपिलेप्सी समझ गए, इपिलेप्सी से चलते कैसे हो सकता है, पेशेंट ड्रॉनिंग का शिकार हो सकता है। अल्कोहल यूज, जो व्यक्ति ज्यादा ड्रिंकिंग करते हैं, जो अल्कोहल के एडिक्ट होते हैं, वो पी करके उनका जो बॉडी बैलेंस होता है वो सही से रह पाता है क्या, जब ज्यादा व्यक्ति पी करता है तो उसको समझ में आता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या बोलना नहीं कर रहे हैं, अपने बॉडी पर कंट्रोल खो देता है। अगर वो किसी तालाब के किनारे से जा रहा है, अगर किसी तरह से वो फिसल के गिर गया, बच पाएगा क्या, बोलो, बच पाएगा, नहीं बच पाएगा। तो उस कंडीशन में क्या हुआ, यहाँ पे कहानी बताते हैं, पिछला फरवरी 15 तारीख का जो डेट था, उसमें हम घर पे गए हुए थे, हमारे गांव का एक कंडीशन था, एक अल्कोहल एडिक्ट पर्सन थे, वृद्ध थे, वो बेचारे पी करके रात में आए, घर वाले सब खाना वाना खिला के उनको भेजा था, गाँव में गए पी करके आए। अब वो सब लोग घर में सोया हुआ था, लोग अंदर में, बाहर पे नाद समझते हो आपको, नाद जिसमें पशु लोग खाना खाते हैं, उसमें पानी भी पिलाया जाता है, तो उसमें पानी भरा हुआ था। ठीक है, अब पानी भरा वो पर्सन आया पी करके उधर से, ठेस लगा उसको, नाक के अंदर में सिर चला गया। ठीक है, और नाक के अंदर में सिर गया तो अब उसके बॉडी पे कंट्रोल नहीं है कि वो अपने आप को खड़ा कर सके, बाहर निकाल सके नाक से। नाक में ज्यादा पानी था नहीं, फिर भी उसका सर डूबने में पानी था,
सर उसके पानी में डूब गया। अब वो अपने खुद से उठ नहीं सकता है, आवाज भी लगाएगा तो पानी से अंदर कितना आवाज आएगा, बाहर जाएगा। घर वाले जगह नहीं, रात में सो गए थे सब लोग। अब वो आदमी रात में मर गया, सफोकेशन से मर गया, ड्राउनिंग का शिकार हो गया। इसलिए हम अभी बोले थे ना स्टार्टिंग में कि ड्राउनिंग के लिए पूरा बॉडी को डुबाना जरूरी नहीं है, नाक और मौत को डूबना ही ना। तो व्यक्ति मर गया, सुबह उठ के हम लोग देख रहे हैं क्या, ठीक है। वाटर स्पोर्ट्स भी होते हैं बहुत सारी जगह पे, वाटर रिक्रिएशन एक्टिविटीज जो भी होते हैं उसमें अगर पेशेंट 64 उसमें कोई पर्सन अगर वाटर के अंदर में स्पोर्ट्स कर रहा है या फिर वहीं पे उसका ड्यूटी है और किसी कारण से वो अधिक के अंदर गिर गया, क्या बोलते हैं, पानी के अंदर गिर गया, कोई धक्का दे दिया या उसको चक्कर आ गया, तो क्या उठ पाएगा पानी के अंदर से? वो भी ड्राउनिंग का ही शिकार होगा, ड्राउनिंग का ही शिकार होगा ना। वेंट्रिकुलर इरिथमियास, अगर कोई पेशेंट है जिसका हार्ट बीट अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो उस कंडीशन में पानी के अंदर गया हो, वहां पे हार्ट जो है वो पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया। पहले ही से इरेगुलर हार्ट बीट था उसका, इरेगुलर हार्ट बीट का केस था उसका। अब पानी के अंदर गया उस समय और उसका हार्ट बीट जो है कम हो गया, हार्ट काम करना और कम कर दिया। उस कंडीशन में जो व्यक्ति है वो भी चक्कर खा के गिरेगा पानी के अंदर में, वो भी ड्राउनिंग का शिकार होगा। तो ये था हमारा क्या, काउजेस, इटियोलॉजी, ठीक है। अच्छा, इसको हम प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? कोई व्यक्ति अगर पानी में जा रहा है, पानी में गिरने का ये जो केसेस है इसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? कोई बताओ, कोई भी बताओ। अगर ये जो इतना केसेस जो देखने के लिए मिल रहा है, सेकेंड लीडिंग कॉज होता है ये ड्राउनिंग डेथ का, तो इसको कम करने के लिए हमको प्रिवेंशन क्या बरतना पड़ेगा, कंट्रोल क्या करना पड़ेगा सोसाइटी में? बताओ, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? अवेयरनेस ऑफ डेंजर एंड डेप्थ ऑफ द वाटर। अगर आसपास कोई नदी नाला है, कोई नदी है, तो वहां के जितने भी घर होंगे सब में अवेयर करेंगे, खास तौर पर बच्चों के लिए माता पिता को अवेयर करेंगे कि बच्चों को वहां तक जाने से रोकिएगा, उसका डेप्थ के बारे में बताएंगे कि कितना गहरा पानी है उसमें, ठीक है। पेरेंट्स एंड केयर टेकर शुड नेवर लीव द चाइल्ड। पेरेंट्स और केयर टेकर जो भी होते हैं चाइल्ड को, छोटे बच्चों को, उनको हमेशा हिदायत देंगे कि आप कभी बच्चों को अकेला ना छोड़ें, ठीक है। कीप द बाथरूम डोर एंड लीव क्लोज। बाथरूम का जब भी घर में रहते हैं तो हमेशा 24 घंटा एक बच्चा को देखना मुमकिन है क्या? एक बच्चा को 24 घंटा हम उस पर नजर रखें, ऐसा भी तो मुमकिन नहीं है। हम किसी काम में लगा, बच्चा खेलते खेलते कहीं चला गया बाथरूम में, गिर गया बाथरूम में, तो उस ड्राउनिंग का ही शिकार होगा। तो उसको रोकने के लिए क्या होगा, जब भी हम बाथरूम यूज करें उसके बाद बाथरूम से बाहर आए तो बाथरूम पे जो भी डोर है और लीड है उसको बंद कर दें, ताकि बच्चा जो है बाथरूम के अंदर जा ही नहीं। फेंस अराउंड द स्विमिंग पूल एंड लॉक द गेट। फेंस का मतलब होता है घेराव, ठीक है। फेंस का मतलब घेराव। तो स्विमिंग पूल अगर हमारे आसपास में है या कहीं भी स्विमिंग पूल है तो उसको पहले घेराव कर दिया जाता है बाउंड्री से, ताकि बाहरी लोग कोई ऐसा आकर ना, जिसको तैरने नहीं आता है वो भी आकर स्विमिंग पूल में चाहेगा कूदना, दिक्कत है ना, तो उसको घेराव कर देंगे और उसको गेट को लॉक करके रखेंगे। ये सारे प्रिवेंशन अगर हम बरतेंगे तो बहुत हद तक ड्राउनिंग का शिकार कम होगा बच्चा को या पर्सन जो भी है। अब हम लोग देखते हैं मैनेजमेंट, ठीक है। मैनेजमेंट में पहला क्या है, फर्स्ट एग्जांपल है, अगर कोई इंसान डूबा है पानी के अंदर, कोई पर्सन डूबा है तो उसको तो पहले मेडिकल पे ले जाने से पहले कुछ ना कुछ वहां पे हम ट्रीटमेंट करेंगे ना, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट एड इन ड्राउनिंग। अब इस स्टेज में क्या करेंगे, कहां चिपकाया था ये थोड़ा सा क्लियर हो, थोड़ा डेंजर रिस्पांस ये सब दिख रहा है क्या? सबको नहीं दिख रहा ना, कोई बात नहीं, यहाँ देखो। अगर कोई व्यक्ति पानी के अंदर गिरा, हम वहां पे हैं मौजूद, हम क्या कर सकते हैं उसके लिए?
सबसे फर्स्ट एड देंगे तो फर्स्ट एड देने में हम सबसे पहला काम क्या करेंगे? पहले तो हम उसका रिस्पॉन्स पहले तो हम देखेंगे कि हमारा कोई यहाँ पे और कोई डेंजरस सिचुएशन तो नहीं है ना। उसका टेम्परेचर, पानी का टेम्परेचर कितना है, कोई बच्चा ही मान लो कि हमारे सामने गिर गया, तो हम पहले देखेंगे कि पानी का जो टेम्परेचर था ज़्यादा ठंडा था, गर्म था, क्या है, नहीं, सारे चीज़ को पहले हम डेंजर्स को देखेंगे। उसके बाद रिस्पॉन्स को हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे रिस्पॉन्स लिखा हुआ है, नहीं दिख रहा होगा तो लोग यहाँ पे, तो ये छोटा में रिस्पॉन्स। ठीक है, तो रिस्पॉन्स में हम क्या देखेंगे? जो व्यक्ति अंदर पानी के अंदर गया, हो सकता है वो तैराक भी होगा, उसको तैरने आता भी होगा, तो हम उससे पहले पूछ लेंगे, उसका रिस्पॉन्स चेक कर लेंगे कि पानी के अंदर मैंने वो सही अपने मतलब वॉलंटरी रूप से कूदा है कि वॉलंटरी रूप से गिरा है, मतलब कोई उसको धक्का दिया है कि खुद से कूदा है। नहाने के बहाने भी कूद सकता है या फिर गलती से गिर गया भी हो, तो उसको पहले रिस्पॉन्स को चेक करेंगे मतलब वो ठीक है कि नहीं। कैसे चेक करेंगे? उसका आवाज देंगे, पहले तो आवाज देंगे ना, आवाज देंगे, उसके नाम से बुलाएंगे, पूछेंगे कि तुम सही से हो ना, अगर नहीं है सही से तो फिर हम आगे स्टेप लेंगे। अगर वो सही से नहीं है तो आवाज नहीं लगाएगा, छटपटाएगा खाली पानी के अंदर में, तो रिस्पॉन्स, उसके रिस्पॉन्स से भी पता चल जाएगा। अब जैसे व्यक्ति पानी के अंदर में हम देखें कि वो डूब रहा है, उसको तैरने नहीं आता है, तो हमको पता चल जाएगा उसका आवाज लगाने से भी और उसके रिस्पॉन्स से भी पानी के अंदर में। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? अब हम आसपास के लोगों को बुलाएंगे, चिल्लाए बुलाएंगे, शॉर्ट फॉर पहले लोगों को बुलाएंगे अपने पास। लुक फॉर एनी डेंजर बिफोर ट्राइंग टू हेल्प। अब उस व्यक्ति को हमको मदद करना है ना, तो उसको मदद करने से पहले अपना सेफ्टी तो बरतेंगे ना। अपना ही सेफ्टी नहीं रहा तो उसका फिर सेफ्टी हम कैसे बरत पाएंगे? उसको सेफ्टी कैसे प्रोवाइड कर पाएंगे? ठीक है, तो लुक फॉर एनी डेंजर बिफोर ट्राइंग टू हेल्प। हम अपना पहले सेफ्टी का ध्यान रखेंगे। लोग को बुला लेंगे, अगर लोग हैं तो हैं, नहीं है तो हम अकेले हैं वहां पे। ठीक है, लुक फॉर हेल्प के बाद क्या था? लुक फॉर एनी डेंजर बिफोर। हम सारे चीज को देख लेंगे, हम खुद को सुरक्षित रखेंगे, उसको हेल्प पहुंचा पाएंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे? उसको सबसे पहले पानी से बाहर निकालना होगा। रेस्क्यू द पर्सन ड्राउनिंग, जो पर्सन डूब रहा है उसको हम रेस्क्यू करेंगे, पानी से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। अब ये हम 4 मेथड से करते हैं। सबसे पहला मेथड होगा हमारा रीच। अगर व्यक्ति नदी के किनारे में गिर रहा है या तालाब के किनारे पे वो डूब रहा है, तो उसको आसपास का हमको डंडा मौजूद है, तो डंडा से उसको हम डंडा पकड़ाने की कोशिश करेंगे और डंडा से उसको बोलेंगे कि डंडा पकड़ के हम खींचते हैं बाहर। ठीक है, तो डंडा देंगे, डंडा पकड़ेगा, हम बाहर खींच लेंगे। अगर डंडा नहीं है, अगर रस्सी वहां पे है तो थ्रो करेंगे। ठीक है, रॉप को फेंकेंगे पानी में ताकि उस तक पहुंच जाए और उसको बोलेंगे रस्सी को पकड़ लो, रस्सी को खींच लेंगे, बाहर आ जाएगा। ठीक है, अगर व्यक्ति बहुत देर से डूबा हुआ है पानी में, हम लेट से वहां उसके पास पहुंच रहे हैं, तो उस कंडीशन में अगर हमारे पास नाव है, बीच में डूब रहा है, हमको तैरने नहीं आता है, नाव है, नाव से ही जाएंगे हम, तो रो। इस मेथड को क्या बोले? नाव से अगर हम उसको बचाया तो रो, थ्रो, रोप से तो या थ्रो इसको बोल सकता है, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। रीच बताइए। अगर ये तीनों सुविधा हमारे पास नहीं है, हमको तैरने आता है, हम क्या करेंगे? पानी में कूद जाएंगे और जाकर बच्चे को, जो भी बच्चा है जो भी डूब रहा है उसको बचा लेंगे। ठीक है, अब उसको पानी से बाहर निकाले, रेस्क्यू कर लिए, उसके बाद उसको कहाँ? सरफेस पे ले जाएंगे। सरफेस पे लेटा करके अब ये जो 5वां जो स्टेप है वो द एम्बुलेंस, मेडिकल एम्बुलेंस, तो इसको हम लोग सिचुएशन के अनुसार हैंडल करेंगे। मान लो वो बहुत देर से डूबा हुआ है, अगर तुरंत डूबा है तो हम उसको निकाल कर पहले एम्बुलेंस को कॉल कर लेंगे, हमारे पास उतना टाइम लगेगा। अगर वो बहुत देर से डूबा हुआ है पर्सन, ठीक है, अगर पर्सन पानी में बहुत देर से डूबा हुआ है, हम लेट से पहुंचे हैं, उसको लेट से रेस्क्यू किए, तो उस कंडीशन में पहले एम्बुलेंस को कॉल करेंगे क्या? पहले तो हम उसके एबीसी को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन को देखेंगे कि उसका सब कुछ सही से है, तब ना हम एम्बुलेंस को भी कॉल करेंगे।
अगर नहीं है सही से तो पहले एयरवे को हम क्लियर करेंगे उसका। एयरवे को क्लियर करके हम ब्रीदिंग उसको देंगे, रेस्क्यू ब्रीदिंग, आर्टिफिशियल जो ब्रीदिंग है माउथ टू माउथ ब्रीदिंग हम देंगे, नोज को क्लोज करके। सीपीआर पढ़े हो तुम? हाँ, तो उसमें ब्रीदिंग कैसे दिया जाता है बाद में मेडिकल में, हॉस्पिटल के अंदर में, हॉस्पिटल से बाहर कैसे दिया जाता है पता होगा तुम लोगों को? माउथ टू माउथ हम देते हैं ना ब्रीदिंग, तो ब्रीदिंग देंगे पहले, ठीक है। अगर उससे भी नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे, सीपीआर पहले देंगे। 21 केस में 5वां स्टेज पे हम काम कर रहे हैं सब चीज ना। एम्बुलेंस से पहले हम 5-6 बार उसको माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देंगे। वो बहुत देर से डूबा है तब, अगर इमीडिएट डूबा है, इमीडिएट हम उसको निकालिए तो पहले एम्बुलेंस को कॉल कर देंगे, हमारे पास पर्याप्त टाइम है। बहुत देर से डूबा है तो उसमें हम पहले ब्रीदिंग देंगे, रेस्क्यू ब्रीदिंग। उसके बाद फिर भी अगर वो अच्छे से कंट्रोल नहीं है, देख रहे हैं उसका धड़कन में कुछ नहीं चल रहा है, तो हम उसको पहले सीपीआर देंगे। 1 से 2 मिनट तक पहले सीपीआर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि थोड़ा बहुत धड़कन चलने लगा, सबसे पहले काम होगा फिर हमारा उसके बाद एम्बुलेंस को कॉल करना। अगर तुरंत निकाला है तो सीधा एम्बुलेंस को पहले कॉल करेंगे। उसके बाद क्या है, डू नॉट गिव एब्डोमिनल थ्रस्ट। एब्डोमिनल थ्रस्ट मतलब एब्डोमेन को दबा करके पानी निकालने का कभी कोशिश नहीं करेंगे। क्यों? कि पानी के अंदर गिरा है, उसके अंदर में लंग्स में ऑलरेडी पानी भरा हुआ है। अगर हम उसके पेट को दबा करके पानी निकालने का कोशिश करते हैं, वो अगर एस्पिरेट कर लिया पानी फिर से लंग्स में और कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाएंगे, तो इस काम को हमको नहीं करना है। डू नॉट गिव एब्डोमिनल थ्रस्ट, नहीं देना है, ठीक है। चेक फॉर एयरवे ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन, केबीसी। ये कंडीशन हम यहां भी कर रहे थे एम्बुलेंस से पहले, ठीक है। ये सिचुएशन को हम डिसाइड कर लेंगे, चेक कर लेंगे एयरवे ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन को, उसको मेंटेन करने का कोशिश करेंगे, हमारे पास जो भी हो वहां पे रिसोर्सेज होंगे उसके से, ठीक है। अब ये इसको हम जितना जल्दी कर सके एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन को, एयरवे को क्लियर करेंगे। उसके लिए पूरा सीपीआर का एक अलग टॉपिक होगा, उसमें बताया गया होगा कैसे हम पूरा एयरवे को क्लियर करते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसको जितना जल्दी कर ले, विदिन 10 सेकंड अगर हो जाए तो और भी अच्छा है। उसके बाद बिगिन सीपीआर एज सून एज पॉसिबल। अब सीपीआर शुरू कर देंगे, ठीक है। सीपीआर में पता है किसी को कितना बार हम 1 मिनट में कितना बार सीपीआर देते हैं? चेस्ट कंप्रेशन 1 मिनट के अंदर में कितना चेस्ट कंप्रेशन? 100 से 120, ठीक है। 30:2 का जो रेशियो है ये क्या किसका रेशियो है? 30 कंप्रेस करेंगे, दूसरा रेशियो ब्रीदिंग देंगे, ठीक है। रेस्क्यू ब्रीदिंग और चेस्ट कंप्रेशन का रेशियो 30 बार चेस्ट कंप्रेशन देंगे, 30 बार रेस्क्यू ब्रीदिंग देंगे, ठीक है। प्लेस द विक्टिम इन कंफर्टेबल पोजीशन। अगर बच्चे अब जो पर्सन है ना वो नॉर्मल कंडीशन में आने देख रहे हैं, कुछ हद तक नॉर्मल हो चुका है, कॉम्प्लिकेशन से बाहर आ चुका है, तो उसको एक कंफर्टेबल पोजीशन देंगे, साइड पोजीशन दे देते हैं या फिर सेमी कॉलर पोजीशन उसको देके गोद में लेटा सकते हैं, ठीक है। कंफर्टेबल पोजीशन। अब उसको कंफर्टेबल पोजीशन में लाने के बाद हम क्या करेंगे, विक्टिम को ड्राई या वार्म क्लॉथ से क्या करेंगे, उसको ढकेंगे, ठीक है। बॉडी ठंडा पड़ा होगा, ठीक है, हवा चलेगा तो और बॉडी ठंडा होगा। उस कंडीशन में क्या होगा, बॉडी को ढक करके उसको उसके टेंपरेचर और बॉडी के टेंपरेचर को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। वेट टिल द एम्बुलेंस अराइव। अब हमको वेट करना है कि एम्बुलेंस कब तक आएगा, नहीं आएगा। अब एम्बुलेंस आ गया तो फिर एम्बुलेंस का काम, एम्बुलेंस में जो नर्स है, जो स्टाफ है एम्बुलेंस का, उसका काम। हॉस्पिटल चला गया तो हॉस्पिटल का काम, हॉस्पिटल में जो नर्सेस हैं। तो ये हमारा था फर्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ ड्रॉइंग। अब थोड़ा सा लोग ये देख लेते हैं एबीसी मैनेजमेंट, ठीक है। मैनेजमेंट इन हॉस्पिटल, एबीसी मैनेजमेंट, एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन वहां भी मेंटेन करेंगे, आर्टिफिशियल वेंटिलेटर का यूज करेंगे, ठीक है। ट्रैकियोस्टोमी करके हम वेंटिलेटर को कनेक्ट करेंगे और ऑक्सीजन वहां से सप्लाई करेंगे, ठीक है। सर्कुलेशन को भी मेंटेन करेंगे, आईवी लाइन लगाएंगे,
चेक वाइटल साइन कंटिन्यूअसली, ठीक है। एस्टिमेट में जो भी कंटेंट होगा उसको बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। आईवी लाइन को हम ऐसे चालू रखेंगे और जो भी डॉक्टर एडवाइस करेगा ड्रग्स को उसको हम लोग मेडिकेशन का एडमिनिस्ट्रेट करेंगे एज पर ऑर्डर। चेस्ट एक्सरे करेंगे ताकि कोई भी फॉरेन बॉडी वाटर के साथ लंग्स में तो नहीं चला गया है, उसके लिए करेंगे। ऑब्जर्वेशन कंटिन्यू उसको ऑब्जर्व करते रहेंगे पेशेंट को कि क्या कंडीशन है, सुधर रहा है क्या बिगड़ रहा है। इफ पेशेंट अनकॉन्शियस गिव अनकॉन्शियस केयर, अनकॉन्शियस पेशेंट का जो केयर दिया जाता है केयर देंगे। चेंज पोजीशन फ्रीक्वेंटली ताकि बेड शोर ना हो, लंबे समय तक रहेगा तो उसका बॉडी में जख्म हो सकता है, अकड़ा ना सकती बॉडी में, तो उसका क्या कर सकते हैं बॉडी को प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट। उसके बैक उस जो पर्सन है जो डूबा हुआ पर्सन है उसको भी इमोशनल सपोर्ट देंगे, उसके फैमिली मेंबर को भी इमोशनल सपोर्ट देंगे। तो ये था आज का लेक्चर, हमारा लेक्चर, ठीक है। ड्राइंग आई थिंक हमको लगता है कि समझ में आया होगा सबको। समझ में नहीं आया होगा तो माफ करना, लेकिन जहाँ दिक्कत है पूछ लो। क्लियर समझ में आया क्या? अच्छे से रिस्पॉन्स करो ना, आधा कर रहा था नहीं। अब ड्राइंग से कोई भी अगर क्वेश्चन एराइज होगा तो सब लोग बता देंगे जी। कर ले क्या टाइमिंग का इशू है, नंबर कट जाता है। ये अगर कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए, 1 मिनट का टाइम है। कहीं पे कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं या बंद करें। कोई दिक्कत? सबको समझ में आया? गर्ल्स में? बॉयज में? थैंक यू। हाँ हाइपरनेट्रेमिया से ब्रेडिकार्डिया, हाइपरकैलेमिया से ऑक्सीजन का जो बॉडी पे इफेक्ट होता है हार्ट के रेट पे, वो हमेशा नेगेटिव इफेक्ट होता है, ठीक है। उसका बहुत सारा कारण होता है, कारण तो हम भी सब नहीं किए, लेकिन पैरालिसिस का कॉज भी करेगा, एक्सेस मात्रा में रहेगा तो हार्ट मसल्स को पैरालाइज करेगा, वीक करेगा, ठीक है। तो ये कारण हो सकते हैं ब्रेडिकार्डिया कॉज करने का, हार्ट रिदम को। कहाँ से होता है जी? हो गया हो गया सर। वीडियो